myself Mrs. Preeti Tiwari. I am your social studies teacher. In our previous video हमने चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स का पार्ट 1 हमने उसमें देखा था बहुत सारी डायनेस्टीज़ कैसे हमारे यहाँ इमर्जेंस हुई। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि ये सारी न्यू डायनेस्टीज़ जिनका इमर्जेंस हुआ था उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। इसके साथ साथ हमने जो लैंड ग्रांट्स जो राजा दिया करते थे प्रशस्तीज़ के बारे में पढ़ा। लैंड ग्रांट्स में हमने नागभट्ट के अचीवमेंट में देखा। इसके बाद ये देखिए ये कॉपर की प्लेट्स हमने देखी थी कि लैंड ग्रांट्स जब उनको मिलता था तो कैसे उस कॉपर प्लेट में वो लिखा करते थे और लैंड ग्रांट्स में क्या रहता था। नाउ टुडे लेट्स कंटिन्यू। हमने राजतरंगिणी जो कल्हड़ ने लिखी थी कश्मीर के बारे में वो भी देखा था हमने, है ना। तो सो टुडे वी आर स्टार्टिंग वारफेयर फॉर वेल्थ। अब वार क्यों होती थी? सिर्फ होती थी धन के लिए। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जितनी भी डायनेस्टीज़ जो रूल होती थी स्पेसिफिक रीजन में उसी टाइम पे वो अपने तो एरिया में कंट्रोल करते ही करते थे, साथ में पर्टिकुलरली वो दूसरे एरिया पर कब्जे करने की ज़्यादा कोशिश करते थे जहाँ से उनको ज़्यादा लाभ हो। एक पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया था जिसको कन्नौज कहते थे जो गंगा नदी के किनारे थे। और सोचिए गंगा नदी के आसपास का इलाका कितना फर्टाइल है। आज भी गंगा नदी के आसपास के प्लेन्स कितने फर्टाइल हैं, है ना। उपजाऊ मिट्टी है वहाँ की क्योंकि नदियाँ अपने साथ सिल्ट जमा करती हैं। फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहाराज राष्ट्रकूटाज एंड पालाज डायनेस्टी। आपको बता दें ये जो ट्राईपार्टिट स्ट्रगल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रगल है। प्लीज़ लिसन केयरफुली। कई सेंचुरीज तक जो रूलर्स थे उनमें देखिए 3 रूलर्स थे, गुर्जर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज और पालाज। आई एम रिपीटिंग, गुर्जर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज और पालाज। ये 3 डायनेस्टी थी जो हमेशा चाहती थी कि कन्नौज पर उनका अधिकार हो जाए और हमेशा युद्ध इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे जिसको ट्रिपार्टिट, क्योंकि 3 पार्टियां थी गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला, तीनों के बीच जो स्ट्रगल होता रहता था उसे ट्राईपार्टिट स्ट्रगल के नाम से भी जानते हैं। रूलर्स हमेशा ट्राई करते रहते थे कि डिमॉन्स्ट्रेट करें अपनी पावर को और रिसोर्स को बढ़ाएं, बिल्डिंग लार्ज टेम्पल बनाएं। और जब वो दूसरे के ऊपर अटैक करते थे दूसरे किंगडम में तो बड़े बड़े जो टेम्पल हुआ करते थे उनको लूटा करते थे और जो बहुत ही एक्सट्रीमली रिच हुआ करते थे उनको लूट कर अपनी धन संपदा बढ़ाते थे। और जो जितना बड़ा सुल्तान था, मतलब जो जितना बड़ा राजा था वो उतने बड़े बड़े भव्य मंदिर बनवाता था, शानो शौकत दिखाने के लिए बड़े बड़े किले बनवाता था। तो जब हमले होते थे तो सबसे पहले ज़्यादातर मंदिरों में हमले हुआ करते थे। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। गजनी का सुल्तान था महमूद गजनी, है ना। अफगानिस्तान का सुल्तान था, नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। ये रूल्ड करता था 997 से 1030 में। और बहुत सारे सेंट्रल एशिया के पार्ट में ईरान से नॉर्थ वेस्ट तक इन्होंने सब कॉन्टिनेंट में अपना कब्जा किया हुआ था और ये टारगेट बनाता था वेल्दी टेम्पल्स को टारगेट बनाता था और अक्सर उनको हमला करके लूटा करता था। एक बात ध्यान रखिएगा कि महमूद जो गजनी था इसने ज़्यादातर सोमनाथ टेम्पल पे हमला किया है। जो हमारा गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है बहुत ज़्यादा उस पर हमला किया था। मच ऑफ वेल्थ महमूद इसने क्या किया, पूरी की पूरी बहुत सारी वेल्थ संपदा अपनी स्प्लेंडेड सिटी गजनी को बनाने में लगाया। He was interested in finding out more about the people he conquered. वो जानना चाहता था कि जिस को उसने कंक्वायर किया है, जिस एरिया को, उसके बारे में वो सब कुछ ज़्यादातर जानना चाहता था। तो उसने एक स्कॉलर को बुलाया जिसका नाम था अल बरूनी। लिसन केयरफुली, महमूद गजनी ने अल बरूनी को बुलाया अकाउंट लिखने के लिए। अकाउंट लिखा गया अरेबिक में और बुक का नाम था किताब अल हिंद। बुक का नाम था किताब अल हिंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। महमूद गजनी ने अल बरूनी को बुलाया, अल बरूनी ने अरेबिक में किताब अल हिंद लिखा जिसमें पूरे इतिहास के बारे में लिखा। उसके बाद उसने कई संस्कृत स्कॉलर से भी मिला और उसके बाद पूरी जानकारी उसने किताब अल हिंद में लिखी। अदर किंग्स जो थे इंगेज थे वारफेयर में, इंक्लूड द चहमनाज जिनको बाद में चौहान के नाम से भी जाना जाने लगा। इन्होंने दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र तक कब्जा कर रखा था। दे अटेम्प्ट टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड ईस्ट। और जो चहमनाज थे ये चाहते थे कि अपना हिस्सा जो वेस्ट और ईस्ट के कुछ पार्ट में है
वो भी चले जाए, मतलब अपने एरिया में कब्जे में कर लें। वेयर दे वर अपोज बाय द चालुक्याज ऑफ गुजरात। कई बार गुजरात चालुक्याज जो थे गुजरात के, उनके द्वारा ये कई बार अपोज भी किए गए। और गहादवाल्स के बार उत्तर प्रदेश में है ना, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद ये लड़ाई चलती रही। लेकिन इनमें बेस्ट नोन चहमना रूलर जो थे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड के नाम से, आप जिसको पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं, जिसने 1168 से लेकर 1192 तक हमारे भारत में राज्य किया था। हु डिफीटेड एन अफगान रूलर, और सुल्तान मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। इसने हमारे भारत में 16 टाइम आक्रमण किया था और इसको हमारे पृथ्वीराज चौहान जी ने छोड़ दिया था। और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम इसने हमारे भारत में मतलब पृथ्वीराज चौहान के राज्य में आक्रमण किया था, तब ये पृथ्वीराज चौहान अपने हारे थे और मोहम्मद गौरी ने 1190 में लॉस्ट हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1192 में ये पृथ्वीराज चौहान को हराकर जीत गए थे। तो चलिए अ क्लोजर लुक टू द चोलाज। चोलाज एक बहुत बड़ी डायनेस्टी थी दक्षिण भारत की। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट राज्य ये जो आप देख रहे हैं, पूरा रेड से ब्राउन कलर से पूरा मार्क है और बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है चोलाज, है ना, दिखाई दिया आपको, ये है चोलाज। चलिए, फ्रॉम उरायूर टू तंजावुर, हाउ डिड द चोलाज राइज पावर। हम इसमें देखेंगे कि कैसे चोलाज ने अपनी पावर को बढ़ाया। अ माइनर चीफली फैमिली, एक छोटी सी चीफली फैमिली से बिलोंग करते थे, मुत्तरायार, और उसके बाद में कावेरी नदी के डेल्टा के आसपास उनको पावर मिली। दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम। जब सबॉर्डिनेट किंग जो थे पल्लवा किंग, उनके अंडर ये काम किया करते थे। विजयालय जो कि बिलोंग करता था एंशियंट चीफ फैमिली से, जो कि चोलास, जो कि उरायूर का था। कैप्चर किया उसने डेल्टा फ्रॉम मुत्तरायार इन द मिडल ऑफ 9th सेंचुरी। मुत्तरायार में उसने क्या किया, उसको मिड 9th सेंचुरी में अपने अंडर पे कब्जा किया। इसके बाद उसने हेबेल द टाउन ऑफ तंजावुर का मतलब टाउन बनाया और उसके बाद टेम्पल बनाया। गॉड है निशंभ सुदुनी, है ना, निशंभ सुदुनी का मंदिर इन्होंने यहाँ पे बनाया। The successor of Vijayalaya conquered neighboring region and the kingdom grew in size and power। धीरे धीरे विजयालया जो था उसके विजयालय के जो सक्सेसर थे उसने अपने किंगडम को साइज में बढ़ाते चले गए और अपनी पावर भी आसपास के नेबरिंग रीजन को कंक्वेयर करते गए। द पांड्यन एंड द पल्लवा टेरिटोरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ, साउथ में ये पांड्यन और पल्लवा टेरिटोरीज को हराते हुए उन्हें भी अपने किंगडम का एक हिस्सा उन्होंने बना लिया। राजा फर्स्ट जो थे कंसीडर्ड थे कि मोस्ट पावरफुल चोला रूलर हैं। विजयालय ने इसकी स्थापना की थी और उसके बाद राजा फर्स्ट जो थे चोला रूलर के सबसे ज़्यादा पावरफुल एम्परर माने गए। बिकम किंग इन 985 में ये राजा बने थे और एक्सपेंड किया अपना कंट्रोल मोस्ट आसपास के एरिया को। ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, उसने पूरे एम्पायर को फिर से री एडमिनिस्ट्रेट किया। राजा सन राजेंद्र फर्स्ट, जो राजा था उसका जो पुत्र था राजेंद्र फर्स्ट, उसने कंटिन्यू किया अपनी पॉलिसीज़ को और इवन रेडेड द गंगा वैली, उसने गंगा के वैली के आसपास भी पूरे एरिया को अपने कब्जे में कर लिया। श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका के अलावा उसने साउथ ईस्ट एशिया को भी अपने अंडर में कंट्रोल किया। डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेंडिशन, इसके बाद उसने एक नेवी डेवलप करनी शुरू की, मतलब जो जल सेना होती है वो। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर, द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्बल्स। उस समय के जो तंजावर के और गंगईकोंडा के जो टेम्पल्स थे चोलापुरम में, जो राजा ने और राजेंद्र फर्स्ट ने बनाया था, जो आर्किटेक्चर के समय से और जो स्कल्पचर उसमें जो मूर्ति बनाई गई थी पत्थरों की और जो उसने पूरा मंदिर बनाया था वो बहुत ही फेमस था। चोला टेम्पल ऑफन बिकम द न्यूसी ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड दैम। चोला टेम्पल जो था एक
कहना चाहिए आसपास में पूरे सेटलमेंट बसते चले गए टेम्पल के आसपास। दीज वर द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, और ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के बहुत बड़े सेंटर भी बने। टेम्पल वर ऑल्सो इंडाउंड विथ लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। टेम्पल्स के आसपास के क्षेत्रों ने, कुछ लोगों ने उनमें, कुछ रूलर्स ने उसमें लैंड भी दिया, आसपास के कुछ लोगों ने उसमें बाकी कुछ और चीज़ें देते चले गए। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, ये देखिए बहुत खूबसूरत ये तंजावर का मंदिर बना हुआ है। When to maintain all the specialists to work at the temple, अलग अलग जगह जगह से स्पेशलिस्ट बुलाए जाते थे जो मंदिर को मेंटेन किया करते थे, है ना। और वेरी ऑफन लिव्ड नियर इट, अक्सर मंदिर के आसपास ही बसने लगे, जिसमें प्राइस थे, मतलब पुजारी थे, गार्लेंड मेकर थे, माली, कोक, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स, ये सारे लोग। इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें तो टेम्पल के आसपास न केवल जो टेम्पल थे वो वर्शिप के लिए फेमस थे, बल्कि इन सारी चीज़ों के, सारी एक्टिविटीज़ जिसमें हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ के भी एक सेंटर बनते जा रहे थे। मतलब मंदिरों के आसपास सभ्यताओं का जन्म हो रहा था। Amongst the craft associated with temples, the making of bronze images was most distinctive। ये देखिए, ये ब्रॉन्ज की जो मेंडल बनी हुई है, देखिए कांसे की मूर्तियाँ, पीतल की मूर्तियाँ उस समय में ये बहुत बनती थी। ये बहुत फाइनेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। वेल मोस्ट इमोजेस जो थे, वर्ड जो डेटीज़ के थे, मतलब जो आराध्य देवताओं के थे, वो उन सब उनके अलावा भी, मतलब जो उनके डेटी थे, मतलब जो उनके आराध्य देवता थे, उनके अलावा भी बहुत सारे डिवोटीज़ के भी, मतलब डिवोटीज़ के भी मूर्तियाँ वहाँ देखने को मिलती हैं। अब चोला एम्पायर में एग्रीकल्चर और इरिगेशन फैसिलिटीज़ कैसी थी? Many of the achievements of the Cholas were made possible through new developments in agriculture। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में चोलास का बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान है बेटा, क्योंकि इन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बहुत इम्प्रूव किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसे ध्यान से सुनिएगा। लुक एट द मैप टू अगेन, नोटिस कीजिए कि कावेरी नदी की जो ब्रांचेस थी वो स्मॉल चैनल से निकलती हुई बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती थी। दिस चैनल, ये जो नदियों की चैनल्स थी, ये ओवरफ्लो होती रहती थी फ्रिक्वेंटली, डिपॉजिट करते जाती थी फर्टाइल सॉइल अपने आसपास के इलाकों में। वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, और ये जो वाटर था नदियों का आसपास मॉइस्चर भी रखता था, नमी रखता था मिट्टी में। पर्टिकुलरली ये राइस की कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सुटेबल था। Although agriculture had developed earlier in the other part of तमिलनाडु, इसके बाद तमिलनाडु के और क्षेत्र में भी खेती डेवलप हुई। It was only from the 5th and 6th century that this area was open for a large scale cultivation। 5th और 6th सेंचुरी में इसके बहुत सारे एरिया में कल्टीवेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। फॉरेस्ट हैज़ टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन। अब देखिए, खेती तो उस समय में खेत तो थे नहीं, फॉरेस्ट को काट काट के कल्टीवेशन के लिए लार्ज स्केल में बड़े बड़े खेत बनाए गए। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर इन द सम रीजन, कुछ जगह तो फॉरेस्ट को काटा गया, लैंड को लेवल किया गया। कुछ एरियाज में, डेल्टा रीजन में तो एम्बार्कमेंट्स हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग, मतलब बाढ़ से रोकने के लिए पानी को भी स्टोर करने किया जाने लगा, और पानी एकदम से किसी इलाके में बाढ़ ना ले आए, इसीलिए उसके चैनल्स बनाकर उस नदी के पानी को अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाया गया। फील्ड्स में हर जगह खेतों तक पानी पहुंच जाए, इसीलिए नहरों का विस्तार, नहरों का एक जाल बिछाया गया, जहाँ पे बहुत सारे एरिया में साल में 2 फसल ली जाने लगी। मेनी केसेस में अगर हम करें तो इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप आर्टिफिशियली, बहुत सारे ऐसे एरिया में तो आर्टिफिशियली वाटर भी क्रॉप्स को पहुंचाया जाने लगा। वैरायटी ऑफ मेथड वर यूज फॉर इरिगेशन, और इरिगेशन के कई अलग अलग वैरायटी यहाँ पे इस्तेमाल की गई। जैसे कुछ जगह में कुएँ खोदे गए, कुछ जगह में टैंक बनाए गए, कुछ जगह में रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए जगह बनाई गई, कुछ जगह में। एक बात और, रिमेंबरिंग दैट इरिगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लेबर एंड रिसोर्सेज। इरिगेशन का वर्क अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको लेबर की ज़रूरत होगी, आपको रिसोर्स भी चाहिए होगा, आपको मेंटेन करने के लिए इन सबको कि डिसाइड करने के लिए कि हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर, वाटर को किस तरीके से आप शेयर करके अलग अलग क्षेत्र में पहुंचाओगे, इसकी भी पूरी प्लानिंग आपको होनी चाहिए।
Most of the new rulers as well as people lives in villages took an active interest in these activities. और जो चोलर अंपायर के आसपास के जो लोग थे उन्होंने बहुत सारी इस एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया ताकि वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बहुत अच्छे से बढ़ाया जाए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अंपायर. तो चलिए देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अंपायर का कैसा था. हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड. ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था. सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर. जो सेटलमेंट थे पीजेंट के उनको उर के नाम से जाना जाता था. अब ये उर जो था प्रॉस्परस था विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर. जैसे जैसे फैला तो ये जो उर जो थे छोटे छोटे पीजेंट्स के जो सेटलमेंट थे ये बहुत ही कहना चाहिए प्रॉस्परस हो गए. ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्ज यूनिट्स कॉल नाडू. जो बहुत सारे गांव के छोटे छोटे एरिया को मिलाकर एक बड़ा क्षेत्र बनता था, इनको कहा जाता था नाडू. आप लोगों को पता है तमिलनाडु बोला जाता है ना, तो उस एरिया को कहते थे नाडू. द विलेज काउंसिल एंड द नाडू हैव्स. जब विलेज काउंसिल और जो नाडू हुआ करते थे उनमें सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते थे, इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस, कलेक्टिंग. ये नहीं, इसमें न्याय का और टैक्स कलेक्ट करने के सारे फंक्शंस उसमें इंक्लूड हुआ करते थे. रिच पीजेंट्स ऑफ वेलाला कास्ट exercise considerable control over the affairs of the Nadu and the supervision of the central Chola government. जो बड़े बड़े रिच पीजेंट्स होते थे वलाला कास्ट के, उनको पूरे आसपास के मतलब सुपरविज़न में उनके अंदर पे छोड़ दिया गया था. उनके सुपरविज़न में चोला गवर्नमेंट सारे अफेयर्स देखा करते थे. द चोला किंग गेव सम रिच लैंड ऑनर्स टाइटल लाइक मुवेन द वेलन. उनको एक टाइटल दे दिया जाता था मुवेंद वेलन. वेलन उसको कहते हैं कि जो पीजेंट्स जो होते हैं कि वो 3 किंग्स को सर्व करते हैं, मतलब भोजन वगैरह पहुंचाया करते थे. और अरायार का मतलब होता है चीफ. एज मेकर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रीटेड देम विद इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट एट सेंटर. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन हुआ करते थे और इन्हें स्टेट पे इनके ऑफिसेज भी, मतलब इनके रहने का घर वर का इंतजाम इनका ऑफिस दिया जाता था. We have seen that Brahmanas often receive land grant और ब्राह्मण देव, है ना, उनको लैंड ग्रांट्स भी दिया करता था. हमने अभी ऊपर पढ़े. एज अ रिजल्ट ये हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मणा सेटलमेंट इमर्ज इन द कावेरी वैलीज. हुआ ये कि कावेरी नदी के आसपास दक्षिण भारत में बहुत सारे ब्राह्मण देव के सेटलमेंट इमर्ज हुए, मतलब बहुत सारे ब्राह्मण वहाँ पर बसने लगे. ईच ब्राह्मण देया was look after an assembly or sabha of prominent brahmana land holders. जो ब्राह्मण लैंड होल्डर्स जो थे प्रोमिनेंट, मतलब जो सबसे मुख्य थे, जिनके पास सबसे ज़्यादा लैंड हुआ करता था, वो एक असेंबली या एक सभा देखा करते थे. दीज असेंबलीज वर्कड वेरी इफ़िशियंटली. और जो ये असेंबलीज हुआ करती थी बहुत ही इफ़िशियंटली काम किया करती थी. उनके जो देयर डिसीजन वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शन. उनके जो डिसीजंस थे वो इंस्क्रिप्शंस में भी नोट करके रखे जाते थे. कई बार तो स्टोन वॉल्स में भी, मंदिरों की स्टोन वॉल्स जो होती थी उसमें भी लिख दिए जाते थे. एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगराम्स. जो ट्रेडर्स का मतलब एसोसिएशन जो था व्यापारियों का, उनको नगरम के नाम से जाना जाता था. ये भी ओकेजनली परफॉर्म करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को अपने अपने टाउन्स में. इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलेपोट डिस्ट्रिक्ट. चिंगलेपोट एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे तमिलनाडु में बहुत सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से सभा ऑर्गेनाइज की जाती थी. द सभा है सेपरेट कमेटी हुआ करती थी उसमें, जो कि इरिगेशन वर्क को देखा करती थी. गार्डन को देखने के लिए, टेम्पल को देखने के लिए भी ये जो सभा होती थी सेपरेट कमेटी बनाई गई थी जो इन सब की देखभाल करती थी. नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू द मेंबर ऑफ दीज कमिटीज वर रिटन ऑन अ स्मॉल टिकट. और जो एलिजिबल मेंबर हुआ करते थे कमेटी के, वो क्या करते थे, स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीफ की जो स्मॉल टिकट होती थी, एक अर्धन पॉट, मतलब जो एक घड़ा जैसा होता था, जैसे मटका होता है ना अर्धनवेयर पॉट, उस पर लिख लिख कर ये अपने मतलब किस को चूज़ करना चाहते हैं, जैसे उसमें लिख लिख कर उसमें टिकट्स डालते जाते थे और कमेटी को चुना करते थे.
चलिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अभी इसका कुछ हिस्सा रह गया है, चलिए इसको देख लेते हैं, ये वाले हिस्से को। टाइप ऑफ लैंड, चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सम कैटेगराइज्ड ऑफ लैंड, है ना। ये चोला इंस्क्रिप्शन में कुछ कैटेगरीज अलग अलग लैंड की दी गई है। इसमें वैलन वगई लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स, जो प्रॉपर्टियर रहते थे उनकी थी। दूसरा ब्राह्मण दया की थी, जो ब्राह्मण को गिफ्ट में दिया जाता था राजा के द्वारा। और शाला भोगा, जो कि मेंटेनेंस किया जाता था स्कूल के लिए, मतलब उस समय में भी पाठशाला वगैरह होती थी। और देवदाना या तिरुन्मुत्तकानी, है ना, मुत्तुकानी, ये जो लैंड गिफ्ट था टेम्पल्स के लिए इसको गिफ्ट दिया जाता था। और पालीच छन्नदम, ये जो थे ये जैन इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे जो लैंड डोनेट किए जाते थे। चलिए नाउ इंस्क्रिप्शन एंड टेस्ट वी विल प्रोवाइड यू इन अवर, ये देखिए ये जो टेक्स्ट में इंस्क्रिप्शन में जो लिखा गया था, वर्किंग ऑफ सभा अकॉर्डिंग टू द उत्तमेरूर इंस्क्रिप्शन। अब देखिए, जो अभी हमने कमेटी का पढ़ा कि कमेटी के जो मेंबर्स होते थे उनके लिए क्या क्या मतलब ज़रूरत है, जैसे अपने को बोलते क्वालिफिकेशन चाहिए होती थी जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। तो देखिए क्या था, पहला, दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके खुद के घर होने चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, उनकी एज 35 से 70 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, उन्हें नॉलेज होना चाहिए वेदास का। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार होना चाहिए, वेल वर्स्ड होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। इफ समवन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द लास्ट 3 years ही कांट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कमिटी, अगर कोई व्यक्ति है किसी एक कमिटी का मेंबर पिछले 3 साल से बन गया है, वो किसी और कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट एज वेल एज दोज हिज रिलेटिव्स कांट कंटेस्ट द इलेक्शन, कोई भी व्यक्ति जिसने अपने अकाउंट को सबमिट नहीं किया है या एज वेल एज दोज ऑफ हिज, और उसके रिलेटिव भी, वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये सारे इंस्क्रिप्शन में